गुजरात बनाम महाराष्ट्र, ये मुकाबला ना आजकल हर जगह सुर्खियों में है। लेकिन इस टक्कर के पीछे की असली कहानी क्या है? ये कहानी सिर्फ दो राज्यों की नहीं है। ये कहानी है हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की, लाखों नौकरियों की और हमारे देश के आर्थिक भविष्य की। तो चलिए आज इसी दिलचस्प आर्थिक जंग की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अरबों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र को छोड़कर गुजरात का रुख कर रहे हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 17 मेगा प्रोजेक्ट्स की, और इसमें टाटा एयरबस का 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और बल्क ड्रग पार्क जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। तो सवाल वही है, इस शिफ्ट के, इस पलायन के असली कारण हैं क्या? तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले दो सबसे जरूरी फैक्टर्स को देखते हैं, जमीन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कहते हैं ना, हर कहानी जमीन से ही शुरू होती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र में देखिए, खासकर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में जमीन के दाम तो आसमान पर हैं ही, ऊपर से सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा धीमी है। अब इसकी तुलना गुजरात से करें। वहां इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए जमीन खरीदना कहीं ज्यादा तेज और आसान है। तो यहां तो गुजरात को एक साफ बढ़त मिलती दिख रही है। और जानते हैं, इस देरी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा सोचिए, महाराष्ट्र में 66% मतलब 2/3 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। इसका नतीजा, कंपनियों पर हर साल 20,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ। और इन सब का सबसे बड़ा विलन कौन है? जमीन अधिग्रहण की बेहद धीमी रफ्तार। लेकिन मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, सत्ता का भी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालें। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की जो राजनीतिक तस्वीर रही है ना, वो बदलती सरकारें और टूटते बनते गठबंधनों की एक रोलर कोस्टर राइड रही है। लगातार उतार चढ़ाव। और इसके ठीक उलट गुजरात में लंबे समय से एक ही पार्टी की एक स्थिर सरकार है। और यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अनिश्चितता पैदा करती है। और एक बात साफ है, इन्वेस्टर्स को अनिश्चितता से सख्त नफरत होती है। सोचिए, हर नई सरकार आती है अपनी नई नीतियां, नई प्राथमिकताएं लेकर। एक उदाहरण लेते हैं महाराष्ट्र की गन्ना इंडस्ट्री का। जैसे ही सरकार बदली, इन्वेस्टर्स के मन में ये डर बैठ गया कि क्या नई सरकार इस सेक्टर को सपोर्ट करना जारी रखेगी। ये जो क्या होगा वाला सवाल है ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए जहर की तरह काम करता है। अच्छा, अब जरा रोजमर्रा के खर्चों पर आते हैं, खासकर एमएसएमईज के लिए, यानी छोटे और मझोले उद्योग, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनके लिए बिजली का बिल एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, और यहां पर फर्क जमीन आसमान का है। महाराष्ट्र में बिजली की दरें गुजरात के मुकाबले 70 से 75% ज्यादा हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने जमीन, पॉलिटिक्स और खर्चों की बात की। अब जरा सबूतों पर और करीब से नजर डालते हैं। देखते हैं कि नीतियां और बिजनेस का माहौल कैसे सब कुछ बदल देता है। कुछ असली केस स्टडीज से ये बात और साफ हो जाएगी। टाटा नैनो की कहानी तो याद ही होगी। साल 2008 में जब ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में मुश्किलों में घिरा था, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सामने आए। उन्होंने टाटा के लिए मानो रेड कार्पेट बिछा दिया, तुरंत 1,000 एकड़ जमीन दी और एक ऐसा इंसेंटिव पैकेज पेश किया जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता था। और नतीजा, जिस फैक्ट्री को बनाने में पश्चिम बंगाल में 28 महीने लगने का अनुमान था, वो गुजरात में सिर्फ 14 महीनों में, यानी आधे समय में बनकर तैयार हो गई। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं थी, ये एक बहुत साफ संदेश था। तो गुजरात ने ये किया कैसे? एक खास तौर पर बनाई गई स्पेशल रेजोल्यूशन पॉलिसी के साथ। जरा सोचिए, 9,500 करोड़ का सॉफ्ट लोन, वो भी 20 साल के लिए, और सिर्फ 0.1% की ब्याज दर पर। इतना ही नहीं, 85% स्थानीय रोजगार देने के नियम में भी छूट दे दी गई। अब जरा हाल की बात करते हैं। वेदांता फॉक्सकॉन डील में असल में महाराष्ट्र का ऑफर बेहतर था, लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, वो मूल्यांकन के लिए 2 महीने का और वक्त ले रहे थे। जैसा कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने खुद कहा, बिजनेस में टाइम ही तो पैसा है, और बस इसी देरी ने महाराष्ट्र के हाथ से ये डील छीन ली। गुजरात के सफलता का राज एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार 3 सिस्टम मॉडल में है। पहला, सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी सारी मंजूरियां ऑनलाइन एक ही जगह से। दूसरा, लैंड बैंक, सरकार पहले से ही जमीन खरीद कर तैयार रखती है
और तीसरा प्लग इन प्ले मॉडल, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद होता है। लॉजिस्टिक्स में भी एक बहुत बड़ी खाई है। सोचिए, एक शिपमेंट को पोर्ट से क्लियर कराना है। महाराष्ट्र के जेएनपीटी पोर्ट पर इसमें लग जाते हैं 4 दिन और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सिर्फ 6 से 7 घंटे। ये तो कछुए और चीते की दौड़ जैसा हो गया। और ग्लोबल ट्रेड में ये एक बहुत बड़ी डिसाइसिव बढ़त है। तो ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन भविष्य में क्या है? दोनों ही राज्यों की नजरें एक बहुत बड़े लक्ष्य पर टिकी हैं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, और ये रेस अब शुरू हो चुकी है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों की रणनीतियां काफी अलग-अलग हैं। महाराष्ट्र अपनी पारंपरिक ताकत पर दांव लगा रहा है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। वहीं गुजरात भविष्य की तरफ देख रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। एक ही मंजिल पर रास्ते दो अलग। हाँ, महाराष्ट्र को भी पता है कि उसे अपनी कमियों को दूर करना होगा, और इसके लिए कुछ बड़े सुधारों की योजना है। लाइसेंस और परमिट में तेजी लाने के लिए उद्योग सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, और सबसे बड़ा लक्ष्य, जमीन अधिग्रहण के टाइम को 31 दिनों से घटा के सिर्फ 2 दिन करना। अगर ऐसा हो गया तो ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी। एनर्जी सेक्टर में भी दोनों राज्यों में जबरदस्त टक्कर है। साल 2030 तक महाराष्ट्र अपनी 45% एनर्जी रिन्यूएबल स्रोतों से हासिल करना चाहता है, तो वहीं गुजरात ने अपना लक्ष्य और भी ऊंचा रखा है, 50% का। एक ग्रीन फ्यूचर के लिए ये रेस बहुत दिलचस्प है। चलिए अब उन 2 ग्रोथ इंजनों पर नजर डालते हैं जिन पर दोनों राज्य अपने भविष्य का दांव लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म। एक्सपोर्ट्स के मामले में तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2023-24 में गुजरात का एक्सपोर्ट था 11.12 लाख करोड़ रुपए और महाराष्ट्र 5.56 लाख करोड़ रुपए पर, यानी आधे से भी कम। यहां तो गुजरात बहुत बहुत आगे निकल चुका है। टूरिज्म में दोनों के अपने अपने स्टाइल हैं। गुजरात अपने सबसे बड़े आकर्षणों को और चमका रहा है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहा है। वहीं महाराष्ट्र बड़े सपने देख रहा है, बॉलीवुड थीम पार्क्स और डेस्टिनेशन वेडिंग जोन जैसी वर्ल्ड क्लास चीजें प्लान कर रहा है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, राज्यों के बीच इस कड़ी टक्कर का पूरे भारत के लिए क्या मतलब है? क्या ये एक हेल्दी कंपटीशन है जो पूरे देश में इनोवेशन की लहर लाएगा, या फिर ये एक जीरो सम गेम है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है? इस एक सवाल का जवाब हमारे देश का आर्थिक भविष्य तय करेगा। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।